दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा के एक लेख की। रामचंद्र गुहा का जो लेख था, पहले कलकत्ता के टेलीग्राफ में आया, बाद में स्क्रोल में उसको पब्लिश किया। इस लेख में रामचंद्र गुहा कहते हैं कि आज मोदी जो मजबूत हो रहे हैं, वो गांधी परिवार के कमजोरी के कारण हो रहे हैं, गांधी परिवार की गलतियों के कारण हो रहे हैं। अब इस बात में कुछ उनकी जो आलोचना है, वो बहुत उथली, सुपरफिशियल है और वो केवल इस बात को जोड़ रही है कि गांधी परिवार में परिवारवाद है, इसलिए ये एक उनके खिलाफ बात जाती है। पर गुहा साहब ये भूल रहे हैं कि आज देश में प्रायः हर एक पार्टी में परिवारवाद है। वो बीजेपी हो या क्षेत्रीय पार्टियां हों, परिवारवाद यहाँ की पार्टियों का एक कॉमन फैक्टर है। तो ये तो खैर इस आलोचना में तो किसी प्रकार का दम नहीं है। फिर वो कहते हैं कि राहुल गांधी अपनी माँ सोनिया के कहने पर राजनीति में आए और उन्हीं के निर्देशों से आज वो राजनीति कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि सोनिया गांधी के प्लॉटिंग करने पर, एनकरेजमेंट करने पर, उनको प्रोत्साहित करने पर वो राजनीति में आए। पर आज निश्चित रूप से उनका जो राजनीतिक यात्रा है, वो उनके खुद के दिमाग की है। वो केवल अपनी माँ के निर्देशन पर नहीं चल रहे हैं, ये बात निश्चित है। वो देश भर में अपनी महत्वपूर्ण भारत जोड़ो यात्राओं के माध्यम से बहुत लोकप्रिय हुए और उन्होंने यहाँ के लोगों से बहुत गहरी बातचीत की, लोगों से लोगों को जाना, देश को जाना और उसके आधार पर वो अपनी बात कर रहे हैं। तो ये उनका जो विश्लेषण है कि भाई अभी तमिलनाडु में चुनाव हुआ, बदला, पार्टी बदली क्योंकि डीएमके में परिवारवाद आ गया और केरल में कांग्रेस जीती क्योंकि सीपीएम में परिवारवाद आ गया। ये काफी एक सुपरफिशियल एनालिसिस है जिसको कोई महत्व देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि मोदी की ताकत पहले से बढ़ गई है और उसमें क्या केवल कांग्रेस की असफलता का कारण है? निश्चित रूप से मोदी की यात्रा को रोकने में कांग्रेस सफल नहीं रही, गांधी परिवार सफल नहीं रहा, पर इसके पीछे बहुत कारण है। इन लोगों ने एक निश्चित रूप से अपनी राजनीति को, अपने सिद्धांतों को, जो भारतीय संविधान के आधार पर चलने की बात है, उसको लगातार सामने रखा। उसके बावजूद मोदी का विजय यात्रा का रथ ये बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। पर उसके पीछे कारण कुछ और है। सबसे पहले कारण तो ये है कि मोदी ये आरएसएस के एक प्रचारक हैं और आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की विचारधारा उनकी रग रग में फैली हुई है। अगर हम याद करें तो पहले ये मोदी जब थे, एक भाजपा में थे, एक जनरल सेक्रेटरी थे, उनको वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में भेजा। अब ये गोवा जी ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई अनुभव नहीं है। अब जब मोदी मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको क्या अनुभव था? उनको तो जीरो अनुभव था। केवल वो आरएसएस के प्रचारक थे और यही उनकी खासियत थी कि उन्होंने गुजरात में आके इस बात को किया। हम बाद में क्या होता है, बाद में जब मोदी गुजरात में आते हैं तो वहाँ गोधरा ट्रेन के बहाने बहुत बड़े दंगे करवाए जाते हैं। उसके कारण ध्रुवीकरण होता है। ध्रुवीकरण के बाद भाजपा लगातार जीतती रही है और वहाँ जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा है, इसको गहराई से फैलाया गया है। अब उसमें बड़े दुख की बात यह है कि एक तरफ जहाँ हिंदू मुसलमानों को दूर किया गया है, अलग अलग किया गया है, उनकी बस्तियां अलग हो गई हैं। अब उसके बाद वहाँ अलग अलग जातियों की भी बस्तियां अलग होने लग गई हैं और कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में लिखा होता है ये परमार लोगों की है, ये सोलंकी लोगों की है, ये फला की है, ये फला की है। यानी वो दूसरे समाज के लोगों को वहाँ घर नहीं देते। तो ये राष्ट्र को जब तोड़ने का काम होता है, बांटने का काम होता है, तो वो केवल हिंदू मुसलमान पे नहीं रुकता,
हिंदू मुसलमान से रुककर चलकर वो आगे जाता रहता है। अब यहाँ गुजरात में उन्होंने जब मुख्यमंत्री के तौर पे संभाला, धीरे धीरे करके वो अपना ध्यान कॉरपोरेट सेक्टर पर देने लग गए, कॉरपोरेट को बहुत मदद देने लग गए। और ये कॉरपोरेट ने ही पहले कहा कि मोदी यहाँ के अगले प्रधानमंत्री होंगे। क्या कारण था उसका? क्योंकि उस समय मोदी इनकी पूरी मांगों को मान रहे थे और वो एक ब्लैंक चेक बुक लेकर बैठे थे और जो भी सुविधाएं टाटा, अंबानी, दूसरे लोगों को देना था वो देते गए। और इन लोगों ने बदले में यहाँ का जो मीडिया था, टेलीविजन मीडिया, पहले उस पर पूरा कब्जा किया और फिर भाषाई प्रेस पर भी बड़े पैमाने पर कब्जा किया। तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि जो टेलीविजन मीडिया और दूसरा मीडिया कॉरपोरेट के द्वारा था, कॉरपोरेट पूरी तौर से मोदी के साथ हो गया और विपक्ष के विरोध में हो गया। जिस मीडिया का काम होता है सरकार की आलोचना करना, विपक्ष की बातों को सामने रखना, उसने अपना रोल रिवर्सल कर लिया, अपने जो इनकी काम होता है उसको उल्टा कर लिया। वो सरकार की तारीफ करते रहे और विपक्ष की आलोचना करते रहे। सब चीज़ों की जिम्मेदारी वो विपक्ष पर डालते रहे। अब इसी के साथ साथ 1900 पहले ही एक बात पहले ही हो चुकी थी, वो थी 1978 में जब जनता पार्टी बनी। तो भारतीय जनसंघ जो पहले था, भारतीय जनता पार्टी का पहला अवतार, वो भी इसका भाग था। लाल कृष्ण आडवाणी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने और उन्होंने जो यहाँ की बड़ी मीडिया एजेंसी थी उनको धीरे धीरे उस पर कब्जा करना चालू किया और वो निश्चित रूप से भाजपा के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखने लग गए। तो एक तरफ ये मीडिया, फिर उन्होंने बहुत चालाकी से जब 2014 का चुनाव लड़ना था तो अपना इमेज स्थापित करने के लिए एप्को नाम की एक एजेंसी को हायर किया जो इनका इमेज बनाने में लग गई। तो पहली बार हमने देखा कि मास्क, यानी चेहरे पर मोदी मास्क, और उनकी मीटिंग्स को बहुत बड़ा प्रोपोगेट करना, एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उनको तैयार करना, उनकी मीटिंग्स में कुछ लोगों को रखना जो बार बार मोदी मोदी चिल्लाते रहे। तो इसने निश्चित रूप से उनको एक करिश्माई व्यक्ति के रूप में बदल दिया। उनकी जो होल्ड थी मीडिया पे, उसी के साथ साथ वो जो सरकारी संस्थाएं थी, अब ये 2014 की बात की है, सरकारी संस्थाओं में जैसे यूनिवर्सिटीज हों, आईटी, ईडी, ये सब पर एक कब्जा करने की कोशिश की और उसमें अपने जो आरएसएस के सिंपैथाइजर्स थे उनको बिठाने की उन्होंने बात की। इसके चलते बाकी भी जो भी जुडिशरी का भी बड़ा रोल रहा, जुडिशरी भी ज़्यादातर ऐसे निर्णय देने लग गई जो सरकार के पक्ष में थे। फिर साथ में इलेक्शन कमीशन, इस पे भी पूरा कब्जा हो गया और इलेक्शन कमीशन ने अभी जैसे हमने देखा पिछले ये मशीनों से छेड़छाड़, ईवीएम मशीनों की छेड़छाड़, और तीसरा से तलवार और पराकला प्रभाकर, इनका रिसर्च बताता है कि 2024 के चुनाव में 78 सीटों पर चोरी हुई जो भाजपा के पक्ष में गई। अगर वो उसके पक्ष में न जाती तो हो सकता है कि सरकार कोई और बनी होती। खैर, अब वो फिर से सत्ता में आ गए और पूरे अपने ताकत से अब हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लगाने लग गए। इस हिंदू राष्ट्र के एजेंडा के साथ साथ ही जो एक इलेक्शन कमीशन पूरी तौर से सरकार के प्रति नतमस्तक हो गया और उस इलेक्शन कमीशन ने SIR की जो प्रक्रिया चालू की, उसमें वो वोटर्स जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे सकते थे उनको बाहर निकालना चालू किया। बंगाल में देखिए 91 लाख लोग वोटर्स लिस्ट से बाहर हो गए। इसमें 27 लाख लोगों का केस एग्जामिन करना था, वो नहीं हुआ और कोर्ट उनका इतना मददगार कि कोर्ट ने कहा ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार चुनाव तो वोट दे देना। तो ये सब कारणों से मोदी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही उनका जो विदेश नीति है वो फेल हो रही है, आर्थिक नीति फेल हो रही है, उसके बावजूद वो सत्ता पर बने हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों पर उनका नियंत्रण है। तो ऐसे समय पे केवल गांधी परिवार को
परिवारवाद को दोषी ठहराना और राहुल की कुछ कमजोरियां जो हैं कि भाई वो किसी बात को आगे तक नहीं लेके जाते, छेड़ते हैं और उसको वहां छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा सही भी हो सकता है। पर राहुल गांधी एक नेता है जिन्होंने लगातार हिंदू राष्ट्रवाद का विरोध किया है, आरएसएस की आलोचना की है और भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पूरा पूरा प्रदर्शन किया है। मैं ये नहीं मानता कि राहुल गांधी एक पूरे परफेक्ट लीडर हैं, पर ये बात सही है कि उन्होंने जिस समर्पण से अपने आप को देश की राजनीति में और जो कांग्रेस के मूल्य हैं, जिस आधार पे कांग्रेस ने देश को आज़ादी मिलाई, उन मूल्यों के आधार पे वो टिके हुए हैं और उसी मूल्यों के आधार पर लेकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्राएं 2 निकाली थी। उनका क्या प्रतिसाद मिला, उनको क्या ये मिला, वो एक आश्चर्यजनक चीज़ है और उसको राहुल गांधी को एक बहुत सक्षम नेता के रूप में उसने प्रस्थापित कर दिया है। तो मैं गुहा साहब के इस लेख की पूरी आलोचना करता हूँ, पूरा विरोध करता हूँ और भले ही राहुल गांधी में गांधी परिवार में कुछ कमजोरियां हों, उसके बावजूद निश्चित रूप से राहुल गांधी ही वो एक विपक्ष के नेता हैं जो काफी टॉल हैं, काफी ऊंचे हैं और लोगों के सही मुद्दों को बार बार उठा रहे हैं। अब गुहा साहब इस प्रकार का लेख क्यों लिख रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है और मैं उनके लेख की पूरी आलोचना करते हुए जो हमारी राजनीति है, हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति, उसका विरोध करने वाले हर एक कदम की मैं सराहना करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम फिर से भारतीय राष्ट्रवाद की राजनीति पर आ जाएंगे ताकि यहाँ सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।